यू आर एज प्रिटी, कह रहे हैं कि तुम इतने ज्यादा सुंदर हो जितना सुंदर ये पिक्चर दिख रहा है, यहाँ एज लग रहा है ना। तो दो चीजों में कंपेयर किया गया है, यू में और पिक्चर में। तो ये कंपैरिजन दो लोगों में दिया गया है बेटा। तो ये आप लोग याद कर सकते हो कि एज यूज किया गया है, लाइक यूज किया गया है, और यहाँ थर्ड में भी लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। लाइफ क्या है, ड्रीम के समान है। ठीक है, यहाँ भी लाइक का यूज किया गया है। ठीक है, यस सर। आई वंडर्ड एज अ क्लाउड, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है डेफोडिल्स, उसमें से ये लाइन लिया गया है। ठीक है, आई वंडर्ड एज अ क्लाउड, कि मैं जैसे क्लाउड की तरह से पूरा बादल भ्रमण करता है वैसे मैं भ्रमण करता हूँ। तो क्लाउड और जो पोएट है उसमें ये कंपेयर किया गया है एज लगा के बेटा। तो ये सिंपल सा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये जो सिमली है ये डिवाइस है फिगर ऑफ स्पीच की। तो ये समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को कि लाइक एज और सो, ये तीन वर्ड याद रखना। ये तीन वर्ड सेंटेंस में कहीं भी आए तो सिमली है। समझ में आया बेटा, आगे बढ़े। सर इसके अलावा और कहीं भी आए तो नहीं? इसके अलावा और कहीं नहीं आएगा। अगर सिमली एज सो इसके अलावा अगर कुछ भी आए ना तो वो सिमली नहीं होगा। अभी आपको हम आगे और बताते हैं मेटाफर ना, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, देखिए मेटाफर देखिए, अभी मेटाफर दिखा रहे हैं। ये रहा मेटाफर। ठीक है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा मेटाफर। अ मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमली, यानी कि सिमली की तरह ही होता है। जिसका इम्प्लाइड मतलब उपयोग। इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है, उपयोग। जितना उपयोग सिमली का होता है उतना ही इसका होता है। ठीक है, बट इसमें दोनों में अंतर है। इसमें दोनों में क्या अंतर है, अ मेटाफर इज अ कंडेंस form of simile in which comparison between two different objects is shown without the use of such words as like, as, so। यानी कि विदाउट, विदाउट मतलब बिना इसके, बिना इसके कौन से वर्ड के, एज लाइक सो के यूज के बाद इसके बगैर जो भी कंपैरिजन पता चले वो मेटाफर कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल है, ही इज वल्चर ऑफ द स्टेट। वल्चर क्या होता है, वल्चर एक गिद्ध होता है। सर पक्षी होता है, हाँ एक पक्षी होता है सर। वेरी गुड बेटा, एक पक्षी होता है। तो कह रहे हैं ही इज वल्चर, वो वल्चर है ऑफ द स्टेट, यानी उस स्टेट में जो कुछ मिलता है वो खा लेता है, यानी कि वल्चर के समान है। तो कंपैरिजन यहाँ भी किया गया है ही में और वल्चर में, ही इज वल्चर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए कहीं भी लाइक या एज या सो ऐसे वर्ड के यूज नहीं किए गए हैं। लाइक एज सो इनके वर्ड के यूज नहीं, फिर भी इन दोनों में हमें कंपैरिजन हमें पता चल रहा है। सेकंड देखिए, ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली। ठीक है, अपने फैमिली का जो है स्टार कौन है, ही। तो यहाँ भी पता चल रहा है कंपैरिजन दोनों में, लेकिन यहाँ पे एज लाइक सो का यूज नहीं किया गया है बेटा, इसीलिए इसमें मेटाफर यूज है। मेटाफर, मेटाफर का मतलब होता है, आपने सुना होगा सिमिली का हिंदी में होता है उपमा अलंकार, और मेटाफर जो होता है ये रूपक अलंकार होता है। क्या होता है, रूपक अलंकार। हिंदी में अगर आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, सिमिली को कहते हैं उपमा अलंकार, हिंदी में इसको कहते हैं रूपक अलंकार। आगे देखिए बेटा, थर्ड इसका एग्जांपल, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोज। इसमें भी बताया गया है लाइफ क्या है, लाइफ नहीं है अ बेड ऑफ रोज। ठीक है, तो दोनों चीजों में कंपेयर किया गया है, बेड ऑफ रोज और लाइफ में। तो इसमें कंपेयर किया गया है, बट इसमें एज लाइक सो का यूज नहीं किया गया है। एज लाइक सो का यूज नहीं किया गया है। ठीक है बेटा। फोर्थ है, गांधी जी द गाइडलिंग स्टार ऑफ द डेस्टिनी ऑफ इंडिया। वैभव चौहान बार बार क्यों कट रहे हो बेटा, बार बार ज्वाइन कर रहे हो आप, एक बार ज्वाइन हो जाओ तो रुके रहो, आउट मत हो। ठीक है, यहाँ ये चारों एग्जाम्पल बेटा मेटाफर से समझ में आया सभी को बेटा।
यस सर। क्या निखिल दोनों में कहाँ है बेटा? कंपैरिजन होता है। निखिल बेटा कहाँ न रह जाते हो, ज्वाइन नहीं करते हो आप? सर जी मैं ग्रुप में नहीं हूँ, मेरे को ऐड कर देना। क्यों नहीं हो बेटा? सर जी मेरी मम्मी गांव गई है ना अभी, फोन नहीं है मेरे पे, अभी मैं टैब से ले रहा हूँ, अभी उसमें सिम नहीं चलता। तो नंबर भेज देना मेरे पास पर्सनल पे, मैं ऐड कर दूंगा। ओके सर, मैं तुषार को बोल दूंगा, भेज हाँ भेज देगा वो। सर को बोल देना। ठीक है, दो फिगर आप इसे बेटा मैंने पढ़ा दिए हैं, मैं भेज दूंगा, ग्रुप में देख लेना। सिमिली और मेटाफर दोनों हमने पढ़ा दिए। दोनों क्या होते हैं? कंपैरिजन होते हैं। अनलाइक या लाइक थिंग्स दोनों में कंपैरिजन होता है, बट सिमिली में क्या होता है? एज लाइक सो का यूज होता है, मेटाफर में नहीं होता है। बस समझ में आ गया होगा सभी को, जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यस सर। हाइपरबोल, थर्ड हमारा फिगर ऑफ स्पीच है बेटा, हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या होता है? किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के अगर कहा जाए ना, तो हाइपरबोल होता है, जिन्हें इतना ज्यादा बढ़ा दिया जाए कि वो रियल में हो ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे देखो ये हम पढ़ते हैं, हाइपरबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और स्मॉलर, बेटर और वर्स देन दे रियल आर। यानी कि जो हाइपरबोल इस फिगर ऑफ स्पीच है, वो ऐसे चीज को रिप्रेजेंट करता है जो या तो बहुत ज्यादा ग्रेटर हो जाए, या बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाए, या बहुत ज्यादा बेटर दिखा दिया जाए, या बहुत ज्यादा कोई चीज खराब दिखा दिया जाए, जबकि वो रियल में नहीं है। जबकि वो रियल में नहीं है, कहते हैं हाइपरबोल। यानी कि जो कहते नहीं हो आप लोग, ज्यादा मत फेंको, मतलब इतना मत फेंको कि वो चीज रियल में ना लगे, कहते नहीं हम लोग? यस सर, यस सर। इतना मत फेंको, तो उसी को हाइपरबोल इंग्लिश में कह सकते हो। ज्यादा हाइपरबोल मत हो, मतलब इतना ज्यादा मत फेंको, तो उसी को कहते हैं। टेंथ, एक सर कहते स्वर्ग से उतर कर आया है, तो ये बोलते हाँ हैं। हाँ बोलते हैं स्वर्ग से उतर गया है। यहाँ देखिए 10,000 आई सा एट अ ग्लांस, ठीक है, तो उसमें एक वर्ड है छूट गया है। 10,000 यहाँ फ्लावर है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फ्लावर है। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोयम है डैफोडिल्स, उसमें से लिया गया है। तो उसमें कह रहे हैं 10, जो पोएट है वो कह रहा कि आई सा 10,000 फ्लावर एट अ ग्लास, मैंने एक साथ 10,000 फ्लावर देखे। तो ये इम्पॉसिबल होता है कि एक साथ आप एक फ्लावर ही देख सकते हो, 10,000 फ्लावर कैसे देख सकते हो? ठीक है, समझ में आ सर रही अगर है? फूलों का बगीचा हो तो एक साथ नहीं देख सकते। फिर भी आपकी नजर एक तब एक एक करके अच्छे से थोड़ी देखेंगे, तो सारे देखेंगे। अरे बेटा आप कहीं दूर खड़े हो पहाड़ी वगैरह पे, तो आपकी नजर पड़ सकती है, लेकिन एक साथ आप 10, मतलब बढ़ा चढ़ा के कहा गया है ये चीजों को समझो आप। ठीक है, 10,000 आई सा एट अ ग्लांस, मैंने एक ही ग्लांस में, मतलब एक ग्लांस का मतलब एक क्षण में मैंने 10,000 फ्लावर देखे। कहने का मतलब ये है। सेकंड है, ओके सर। फ्लड्स ऑफ टीयर फ्लोड फ्रॉम हर आईज, वो इतना रोई कि उसके आंखों से बाढ़ आ गई। ठीक है, उसकी बाढ़ आ आंखों से गई। बाढ़ आ गई। सर काफी सारा डूब गया सर। हाँ काफी हेरा डूब गया, तो वही बात है ना कि किसी चीज को इतना बढ़ा चढ़ा के बोल दिया है जो कि रियल में है ही नहीं। तो इंग्लिश में ऐसे सेंटेंस जब आए समझ जाओ हाइपरबोल है। द क्लाउड ब्रोक व्हेन ही स्नीज, वो इतना जोर से छींका कि जो क्लाउड्स, आसमान टूट गया। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है कोई इतना जोर से छींक मारे? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं हो सकता ना, तो ये क्या है? एक हाइपरबोल है। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड ऑन द बैटलफील्ड, बैटलफील्ड यानी युद्ध के मैदान में इतने ज्यादा लड़ाई हुई कि जो है खून की बाढ़ आ गई, मतलब खून की जो है नदी बन गई वहां पे। सर कहाँ पढ़ा रहे हो? बेटा यहाँ पढ़ा रहा हूँ, देखो लास्ट लाइन, लास्ट लाइन। लास्ट लाइन है। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? अब 100 ऐसा क्लाउड दिख रहा सर। हाँ, आपके स्क्रीन पे क्यों नहीं दिख रहा बेटा? दोबारा से एक बार क्या सर? करो। सभी को दिख रहा है ओके ना? सर। हाइपरबोल हम पढ़ा रहे हैं, आपके स्क्रीन पे ही दिख रहा होगा। यस सर, सब दिख रहे हैं। यस सर। ठीक है, एक बार दोबारा से रिफ्रेश करके ज्वाइन करो बेटा, हो सकता है ना आया हो, या नेटवर्क इश्यू हो सकता है, नेटवर्क इश्यू के कारण आ रहा है। समझ में आया बेटा सभी को? समझ में आया तुषार? यस सर। यस सर।
हाँ, आदर्श बेटा समझ में आया? भाई आराम से बोला। यस सर। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये आपका 3 हो गया, 4 पे चलते हैं। पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जैसा इसका नाम है, पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीयकरण। मानवीयकरण इसका नाम है, हिंदी में आपने पढ़ा होगा मानवीय। यस सर, किसी भी वस्तु को किसी के पर्सन के साथ तुलना कर देते हैं। हाँ, तो क्या होता है कभी कभी लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी हो जाता है, ठीक है, तो कंपैरिजन हो जाता है। इसमें भी पर्सोनिफिकेशन यही है। इन पर्सोनिफिकेशन इन inanimated object and abstract nation are spoken of as having life and intelligence। ठीक है, यानी कि बनावटी कह सकते हो। इनएनिमेटेड मतलब बनावटी चीजें, इसको आपने दूसरे की तरह बनाया, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट चीजें हो, एब्स्ट्रैक्ट मतलब फीलिंग्स की चीजें हो, या फिर वो कंक्रीट में हो, कंक्रीट यानी कि ठोस चीजों में हो। ठीक है, तो उसी को अगर हम किसी से रिलेट कर दें, किसी लाइफ से, हैविंग अ लाइफ, किसी मानव से, तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि कह रहे हैं एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। ठीक है, एक्सपीरियंस क्या है? एक बेस्ट टीचर है। फीलिंग्स है सर, एक्सपीरियंस। हाँ, एक्सपीरियंस आपका क्या हो जाता है? नॉन लिविंग थिंग्स हो जाता है, और टीचर क्या आपका लिविंग थिंग्स हो जाता है। तो वहां पे इसको एक्सपीरियंस को क्या किया गया है? पर्सोनिफाई किया गया है, यानी कि एक मानवीयकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, मानव के रूप में। मेरी बात समझो बेटा, जो एक्सपीरियंस है इसी को मानव के रूप में प्रेजेंट किया गया। एक्सपीरियंस इज नहीं, यहाँ टीचर इज हो सकता है। टीचर इज द, आप आगे लिख सकते हैं एक्सपीरियंस। हाँ, एक्सपीरियंस इज नहीं, एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। ठीक है, एक्सपीरियंस अपने आप में तो टीचर गेन करता है ना, स्टूडेंट गेन करते हैं ना, लेकिन यहाँ एक्सपीरियंस की बात की गई। एक्सपीरियंस क्या एक नेचुरल लाइफ कैरेक्टर बनाया गया है। एक्सपीरियंस को एक जीवंत बना गया है, कि लिविंग थिंग्स बना दिया गया है। इसी तरह से सेकंड है अपॉर्चुनिटी नॉक्ड एट द डोर बट वंस। ठीक है, अपॉर्चुनिटी क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग्स है। क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग्स है बेटा, लेकिन उसको क्या कह दिया गया है कि अपॉर्चुनिटी जो दरवाजा है आपके भाग्य का, एक बार खटखटाता है, बार बार। ठीक है, तो अवसर आपके दरवाजे पे एक बार आता है बेटा, बार बार नहीं। तो ये कहावत है, लेकिन अपॉर्चुनिटी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, और वो दरवाजा नहीं खटखटा सकता। रियल में आपको मालूम होगा कि अपॉर्चुनिटी थोड़ी खटखटाया, जब भी कोई खटखटाएगा कोई इंसान ही खटखटाएगा ना, कोई मानव ही खटखटाएगा ना, कोई पर्सन ही खटखटाएगा। ऐसा तो है नहीं कोई अपॉर्चुनिटी आए खटखटाए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या कर दिया गया है? पर्सन से जोड़ दिया गया है, इसीलिए इसको होता है पर्सोनिफिकेशन। थर्ड है अलाई हैज नो लेग। अलाई हैज नो लेग यानी झूठ के हाथ पैर नहीं होते। झूठ है, जो लाई मतलब होता है झूठ बोलना। झूठ हैज नो लेग, कोई पैर उसके नहीं होते। ठीक है, तो सर इसका मतलब क्या होगा? झूठ के पैर नहीं होते। लाई मतलब झूठ। सर वो तो पता है सर, हाँ, ये जो हिंदी है ना, इस झूठ के पैर नहीं होते, इसका मतलब पैर नहीं होते मतलब वो कभी भी किसी भी झूठ हो सकता है। जब पैर ही होते तो झूठ चल के आता ना। यहाँ कहने का मतलब झूठ कभी यस सर। कहने का सेंस है आप झूठ कभी भी बोल सकते हो। कहने का मतलब जैसे रियल चीजें होती हैं, सच जब बोला जाता है तो सच तो एक ही होता है ना, लेकिन सच को अगर झूठ साबित करना हो तो क्या करोगे? हजारों जैसे प्रियांशु को समझ में आ गया, लेकिन भी झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, देखो समझने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो क्या होता है, सच तो सच होता है। एक सच को झूठ साबित करने के लिए हजारों झूठ बनाए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन सच को हजार हजार सच नहीं बना सकते, एक ही सच सच होता है। तो इसी लिए कह रहा है अलाई हैज नो लेग। ठीक है, झूठ के पैर नहीं होते, यानी कि उसके सींग पूछ नहीं होते, यानी वो किसी भी रूप में आपके सामने आ कोई सकता है। सीमा नहीं होती एक तरह का। हाँ, कोई सीमा नहीं होती, कहने का ये सेंस है। झूठ का जो है, झूठ के किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है। ठीक है, उसको पहचान नहीं सकते आप। टाइम एट टाइड्स वेट्स फॉर नन। ठीक है, समय किसी की जो है प्रतीक्षा नहीं करता। तो समय क्या है? टाइम एंड टाइड,
ये लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, इसको नॉन लिविंग लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स है, इसको बनाएगा। बेटा आवाज नहीं, म्यूट कर लो, जो लोग अपने आप को खोल रखे हैं, आवाज आती है तो इधर डिस्टरबेंस होता है। तो यहाँ पे बेटा यही बताया गया है, पर्सोनिफिकेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सर टाइम एंड टाइड का मीनिंग क्या है? टाइम एंड टाइड यानी कि समय और आपका भाग्य, भाषा। ये समय और भाग्य आपका जो है किसी पे वेट नहीं करता, आपके ऊपर जो होना होगा होगा, आपका विश्वास नहीं करेगा कोई, आपका वेट नहीं करेगा, ठीक है। तो यही लिविंग थिंग्स बनाया गया है, इसीलिए इन सबको पर्सोनिफाइड कहा गया, पर्सोनिफिकेशन कहा गया है, यानी इनको एक पर्सन के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसीलिए इनको पर्सोनिफिकेशन कहा गया है। समझ में आया बेटा सभी को? सर क्वेश्चन कैसे आएंगे? हाँ बेटा, यस सर। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? क्वेश्चन ऐसे लाइन दिया रहेगा, उसी में से दो दिया रहेगा, यहाँ सिम्बली लिखा रहेगा, यहाँ पर्सोनिफिकेशन लिखा रहेगा, आपको एक बताना होगा क्या है, इस तरह से आएंगे। या फिर सेंटेंस कोई पोयम दिया रहेगा, मान लो 4 लाइन की एक पोयम दिया है, उसी में से पूछ लेगा कि 4th लाइन फिगर ऑफ स्पीच बताइए, 4th लाइन का फिगर ऑफ स्पीच बताइए, ठीक है, और 4 ऑप्शन दे देगा, चारों ऑप्शन में से आपको एक चूज करना होगा। तो जब आप पढ़े रहोगे तभी तो बता पाओगे। यस सर। जब आपको नॉलेज रहेगी तभी तो बता पाओगे। लास्ट टाइम आपको आया था, मेटाफर आया था, मैंने देखा था फर्स्ट टर्म में आया था। यस सर आया था, पर्सनिफिकेशन के बारे में और सिंपली के बारे में पूछा था। हाँ आया था, मुझे पता है, ये 2 पूछा था। ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ कि कम से कम ये चीजें आपको क्लियर हो जाए। ज्यादा नहीं आते हैं, 10वीं क्लास में 5 ही 6 घुमा फिरा के वही फिगर ऑफ स्पीच पूछते हैं। आगे देखिए, पर्सोनिफिकेशन के बाद होता है ऑनोमेटोपिया। ऑनोमेटोपिया इसका मतलब होता है किसी भी बर्ड या किसी भी रेप्टाइल या किसी भी एनिमल की साउंड को प्रोड्यूस करना ऑनोमेटोपिया कहलाता है, ठीक है। जैसे कि दिया है, ऑनोमेटोपिया इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच वर्ड्स आर यूज्ड टू इमिटेट। इमिटेट मतलब किसी की कॉपी करना, नकल करना, ठीक है, कॉपी या नकल करना उसकी साउंड को। जैसे बज, बज जो है किसका होता है, मक्खियों का भनभनाना होता है। होंक, होंक भी होता है एक तरह से किसी का साउंड, ठीक है। डिंग डोंग ये भी होता है, जिप होता है, ये होता है, आपने सुना होगा इन सबके साउंड्स। तो ऑनोमेटोपिया जब भी आएगा सेंटेंस में तो वो किसी एनिमल्स या बर्ड्स के साउंड्स को यहाँ पे दिखाएगा, उसके वर्ड जरूर दिए होंगे। लाइक एग्जांपल्स देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। आई जस्ट हियर द म्यूज ऑफ कैट, यानी बिल्ली की आवाज म्याऊ म्याऊ, आप ये दिया ना, तो ये समझ जाइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तुरंत ऑनोमेटोपिया है, ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। सी हियर द हमिंग ऑफ बी, हमिंग किसका साउंड है, गुनगुनाना, बी यानी मक्खियों का, मक्खियों का। हाँ बेटा। द बीटल व्हील्स हिज ड्रॉनिंग, ड्रॉनिंग मतलब होता है उड़ना, बीटल होता है, यस सर, होता है तितलियों का, फड़फड़ाने की आवाज। हाँ टिड्डों का आवाज। स्नेक्स आर हिसिंग एंड बीज आर बजिंग। बजिंग। हिसिंग साउंड होता है स्नेक का और बीज का साउंड होता है बजिंग। तो ये मेनली साउंड पे डिपेंड करता सर है। ऊपर में हमिंग भी लिखा है। हाँ बेटा, ऊपर में हमिंग भी तो इसका साउंड लिखा है। हाँ हाँ, वहाँ फ्लाइज होगा, फ्लाइज। वो हियर्ड ऑफ हमिंग ऑफ बी, हमिंग, हमिंग भी दिया हुआ है बेटा और बजिंग भी दिया हुआ, दोनों है बीज के, तो दोनों आप सर दो इसके साउंड होते। हाँ दोनों साउंड है, हमिंग, हमिंग और बजिंग दोनों है बेटा, कंफ्यूज मत होना, दोनों इसके साउंड है, ठीक है। ऐसे साउंड जरूरी नहीं है इतने ही जो मैंने बता दिए यही साउंड आएंगे, इसके अलावा और भी साउंड आपके पास आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यही आएंगे, कैट, बी और ये यहाँ पेटल व्हील के, स्नेक के, इसके अलावा भी आ सकते हैं, जैसे कि आउल के भी आ सकते हैं, आउल भी हमिंग करता है, आउल भी उल्लू भी बोलता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे ऑनोमेटोपिया के, बट वो रिलेटेड रहेंगे किससे, किसी एनिमल से रहेंगे या किसी बर्ड से रहेंगे, कि ऐसे कोई लिविंग थिंग से जरूर रहेंगे जिनके कोई ना कोई साउंड होते हैं, ठीक है।
ये याद रखना, ये किसी भी साउंड से रिलेटेड रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, समझ में आया बेटा सभी को? यस सर सर एपोस्ट्रॉफ। नेक्स्ट है एपोस्ट्रॉफ, ये भी आपको क्लियर है, होना चाहिए, ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। एपोस्ट्रॉफ मतलब एन एपोस्ट्रॉफ इज डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। ठीक है, एपोस्ट्रॉफ जो होता है, एपोस्ट्रॉफ ये देखो लगा हुआ है ना एपोस्ट्रॉफ का निशान एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल्स में जब भी आएगा तो इस तरह से आएगा, ओ वर्ड, ओ टाइम, ओ सॉलिट्यूड, ये जो है जब भी आएंगे एपोस्ट्रॉफ का निशान लेके तो आपको समझ जाना है कि एपोस्ट्रॉफ है। समझ में आया बेटा? सर इसको तो बस Yes, सिंबल sir. से ही पहचानते हैं। हाँ, इसको तो ऐसे ही पहचान सकते हो एपोस्ट्रॉफ के निशान से, ओ डैश, ओ वर्ड, ओ सॉलिट्यूड। ठीक है, तो ये आप इससे पहचान सकते हैं। एपोस्ट्रॉफी जो होता है ना, आप इसको हिंदी में क्या बोलते हो एपोस्ट्रॉफ को? विस्मयादिबोधक बोलते हैं ना क्या? पता नहीं। यस सर, इसमें आदि बोधक बोधक। तो ऐसे। फिर है ऑक्सीमोरॉन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है कभी कभी एग्जाम में। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? विरोधाभास। ऑक्सीमोरॉन का सर मतलब ये तो साइंस का लग रहा है। नहीं नहीं, सर ये साइंस जैसा नाम लगता है। हाँ साइंस जैसा है, आता है। एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरॉन ये दोनों एक जैसे हैं। ऑक्सीमोरॉन बहुत आसान है, इसको अभी आप 1 मिनट में समझ जाओगे। ऑक्सीमोरॉन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच टू अपोजिट आइडियाज आर ज्वाइंड टू क्रिएट एन इफेक्ट। दो अपोजिट आइडियाज जब एक साथ आते हैं तो उसको हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं बेटा। द कॉमन ऑक्सीमोरॉन फ्रेज is a combination of an adjective and preceded by a noun with constructing meaning such as cruel, kindness और living death। देखिए यहाँ पे दो आइडिया आ गए, क्रूअल और काइंडनेस। कोई क्रूअल यानी क्रूरता भरा हुआ हो सकता है, काइंडनेस कोई दया भर। तो यानी कि दो वर्ड ऐसे एक साथ आएंगे, अपोजिट आइडियाज है दोनों में। लिविंग और डेथ, एक जीवन और मौत, ये दोनों अपोजिट आइडियाज हैं, दोनों एक साथ आए हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल में भी आएंगे, जैसे देयर वाज अ लव हेट रिलेशनशिप बिटवीन द टू नेबरिंग स्टेट्स। दो आपस में जुड़े हुए स्टेट्स हैं जिनमें आपस में रिलेशन कैसा है? लव और हेट का। लव और हेट का, तो लव और हेट आपस में कैसा रिलेशन रख रहे हैं? कैसा लग रहे हैं बेटा? Sir, opposite. अपोजिट आइडिया रख रहे हैं। विरोधाभास। हाँ, विरोधाभास। तो जब इस तरह से सेंटेंस में आए तो आप समझ जाइएगा ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, यानी कि ऑक्सीमोरॉन। इसी तरह से है द प्रोफेसर वाज गिविंग अ लेक्चर वर्चुअल और रियली। वर्चुअल का मतलब होता है जैसे हम क्लास ले रहे हैं वर्चुअल, और रियलिटी मतलब होता है वास्तव में जब क्लास ले रहे हैं। दोनों में क्या है? विरोधाभास है। वर्चुअल क्या होता है? वर्चुअल मीटिंग होती नहीं, ये सिंगल Yes, sir. अभी हाँ, वर्चुअल ही तो हो रही है। अभी वर्चुअल ही हो रही है, हम जो क्लास ले रहे हैं वर्चुअल हो रहे हैं, और रियली क्लास होती है जब Yes, आप sir. क्लासरूम में पढ़ाते हैं। तो दोनों में क्या है? कंट्राडिक्शन है, यानी कि विरोधाभास है। ऑल द पॉलिटिशियन एग्री टू डिसएग्री, कह रहे हैं कि ऑल द पॉलिटिशियन एग्री टू डिसएग्री, यानी एग्री का सहमत और डिसएग्री का मतलब असहमत। तो यहाँ भी दोनों एक साथ आए हैं, जो है दो कंट्राडिक्शन, दो विरोधाभास एक साथ आए हैं। There was an employee in the office who was regularly, और क्या करें? irregular। कह रहे हैं कुछ एम्प्लॉय है रेगुलर है, कुछ इरेगुलर है। तो दो कंट्राडिक्शन एक साथ आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीमोरॉन। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को? ऑक्सीमोरॉन समझ में आ गया? यस सर। तो इस तरह से जो है लास्ट है आपका अलिटरेशन। अलिटरेशन क्या होता है? It is figure of speech in which the same sound and syllable, letter or word is repeated at the beginning of the two or more words। Repeated का मतलब बार बार आना, साउंड। ठीक है, वैसे अलिटरेशन जो कहा जाता है वो कॉन्सोनेंट साउंड का होता है, कॉन्सोनेंट साउंड का।
कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवेल साउंड आपको पता ही होगा ना। यस सर। Yes, जब sir. कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन कब अलिट्रेशन होता है, जब वॉवेल का साउंड का जो है रिपीटेशन होता है तब एसोनेंस होता है। उसको मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, एसोनेंस, एसोनेंस का होता है। अल्ट्रेशन और एसोनेंस दोनों सेम होते हैं, बट दोनों में डिफरेंस यही होता है, अलिट्रेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड और एसोनेंस होता है वॉवेल साउंड। जैसे वॉवेल में ए ई आई ओ यू, जब इनका रिपीटिशन होगा बार बार लाइन के अंदर तब आप समझ जाना कि एसोनेंस है। और जब एग्जांपल में देखिए यहाँ पे सी सेल, सीज सेली सेल्स बाय द सी शोर, अब इसमें देखिए एस एस का साउंड आ रहा है, एस एस एस, हर वर्ड में लगभग एस का साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे एस क्या है आपका, एस आपका कॉन्सोनेंट है बेटा। क्या है? Yes, sir. कॉन्सोनेंट। Consonant. अलिट्रेशन होगा। इसी तरह से देखिए पीटर, पिपर, पिक्ड अ, पीक ऑफ, पिकल, पेपर्स। तो यहाँ पे पी का रिपीटिशन हो रहा है, बार बार पी आ रहा है, तो ये क्या है, अलिट्रेशन है। ठीक है। अगर यहीं पे दूसरा जैसे आई आया है कई चीजों में, जैसे यहाँ पे देखिए पीटर में ई, यहाँ पे ई आया है बार बार, यहाँ भी ई आया है, यहाँ भी आया है, यहाँ भी ई आया है, यहाँ पे भी ई आया है, तो हम इसको एसोनेंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एसोनेंस भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ई का भी रिपीटेशन होता है। थर्ड है वाटर, वाटर एवरीवेयर, नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। पानी हर जगह है लेकिन पीने वाला पानी कहीं नहीं है, एक बूंद नहीं. एक बूंद भी नहीं है। वाटर वाटर एवरीवेयर है, बहुत अच्छी पोएम है, एसेंट एंड मैरियन की, टी एस इलियट की है पोएम, बहुत अच्छी, पढ़ा है इसको। Yes, sir. हाँ, आप लोग जाओगे ना तो 12th क्लास में तब मिलेगा इसको, वाटर वाटर एवरीवेयर। तो वहां से लिया है ये, वाटर वाटर सेम सेम वर्ड, इसको रिपीट हो रहा है इसलिए अल्टरेशन होगा। डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे, तक नॉर बेटर नॉर मोशन। ठीक है बेटा, तो हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा जितने फिगर आप इस बीच हमने पढ़ाए हैं। Yes, sir. सबको समझ में आया बेटा? यस सर। हाँ, अब इसकी पीडीएफ में भेज दूंगा और आपको इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज भी भेज दूंगा,